नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर। तो अब इस चैनल पर हमें रेगुलर वीडियो मतलब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो सामान्य अध्ययन के हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, साइंस की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें या एनवायरनमेंट की बात करें, सभी करंट अफेयर्स से डायरेक्ट लिंक हैं। आप खुद सोचिए, जो हमारे सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट होते हैं, उनके विषय होते हैं, जब उनमें कुछ चेंज होता है तो वही तो करंट अफेयर्स बनती है। तो करंट अफेयर्स डायरेक्ट लिंक होती है इन सब्जेक्ट्स पे। और आजकल जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स पर ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ने से एक तो हमारा जो सामान्य अध्ययन वाला टॉपिक है वो भी रिवाइज हो जाता है, और हम केवल करंट अफेयर्स, जैसे आज हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के, तो मैं केवल आपको ये नहीं बताऊंगा कि जी भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी जो है जैसे आंध्र प्रदेश के तिरुपति में खुली है, तो केवल ये नहीं बताया जाएगा, ये और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे ज्योग्राफी से, कैसे कनेक्ट करेंगे हम इसे साइंस से। तो जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे जो करंट अफेयर से लिंक करते होंगे तो वो आपको समझाया जाएगा। तो करंट अफेयर्स भी आपकी हो जाएगी, और साथ में जो सामान्य अध्ययन वाले सब्जेक्ट हैं अगर वो आते होंगे तो उनका भी रिविज़न हो जाएगा, और अगर आप सीख रहे हैं तो और डिटेल्स में इनकी जानकारी ले पाएंगे। सही है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहली न्यूज़ है भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी आज के समय में बैटरीज में जो सबसे आधुनिक बैटरी मानी जाती है, सबसे मॉडर्न ज़माने की जो बैटरी मानी जाती है वो है लिथियम आयन बैटरी। ठीक, और लिथियम आयन बैटरी आज के समय में भी टोटल भारत इंपोर्ट पर निर्भर करता है। मतलब अच्छा, लिथियम आयन बैटरी आजकल जो स्मार्टफोन में, स्मार्ट वॉचेस में, या आजकल जो ईवी व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं उनमें भी जो बैटरी यूज़ होती हैं वो लिथियम आयन बैटरी होती हैं। और इनका फ़ायदा क्या होता है आप खुद सोचिए, आज से 5 से 6 साल पहले जो स्मार्टफोन्स आते थे इतनी जल्दी ड्रेन मतलब ख़त्म हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे बहुत अच्छी बैटरी होती है। तो ये बैटरी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लिथियम आयन बैटरी। भारत सारी की सारी लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट करता था, और एक कमाल की बात, कमाल का नहीं कह सकते हैं ऐसे, दुनिया में 2021 का डेटा है कि दुनिया में जितनी भी लिथियम आयन बैटरी बनी उसकी 79% बनी चाइना में। तो हम बहुत हद तक निर्भर करते हैं लिथियम आयन बैटरीज के लिए चाइना पर। इसलिए इस निर्भरता को कम करने के लिए कि हम अपने देश में ही ये बैटरी बना सके, तो इसकी पहली फैक्ट्री खुली है तिरुपति में, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। ठीक है, अब लेकिन बात यह है लिथियम, अब इसे ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट करेंगे या इसे साइंस से कैसे कनेक्ट करेंगे। जो पीरियोडिक टेबल होती है जिसे आवर्त सारणी कहते हैं, लिथियम जो है, लिथियम आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु मानी जाती है। तो लिथियम धातु हमारे आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है, और इसी का यूज़ करके लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है। लेकिन इस बैटरी को बनाने के लिए लिथियम चाहिए। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार मिलते हैं दक्षिण अमेरिकी देश चिली में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, चिली का एक पड़ोसी देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में भी बहुत सारे भंडार मिलते हैं। तो हमारे भारत और अर्जेंटीना के बीच में एक समझौता हुआ है कि हम वहाँ पर अर्जेंटीना में जाएंगे और अर्जेंटीना की कंपनी की मदद से वहाँ पर माइंस, वहाँ पर खान बनाएंगे, और ज़मीन के नीचे से हम लिथियम निकालेंगे, उसे प्योरीफाई किया जाएगा और उसे इंडिया लाया जाएगा और बैटरीज बनाई जाएंगी। तो इसके लिए हमने अर्जेंटीना से एक समझौता किया है, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी देश में सबसे ज़्यादा जो है लिथियम के भंडार मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको साइंस वाला भी पता चल गया है, लिथियम, और दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार कहाँ मिलते हैं, चिली में। तो इसी प्रकार से हम सारी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कि हर चीज़ आपका सामान्य अध्ययन भी कवर होता चले। ठीक है, तो इसकी दूसरी न्यूज़ है फेमिना मिस इंडिया 2022। तो मिस इंडिया का खिताब जो 2022 में है ये जीता है मिस सिनी शेट्टी, मिस सिनी शेट्टी जी ने। ठीक है, और ये प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई थी, ये प्रतियोगिता हुई थी मुंबई में, और 2022 का खिताब जीता है। अब इसके बैकग्राउंड में अगर जाए तो मिस इंडिया का जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1952 से। तो 1952 से ये लगातार हो रहा है, और 2022 में इसका खिताब जीता है सिनी शेट्टी जी ने। अब और आपने एक वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन सुना होगा, ब्यूटी कंपटीशन, एक तो होता है मिस वर्ल्ड, एक होता है मिस यूनिवर्स।
तो जो भी मिस इंडिया का कंपटीशन जीता है, मतलब जीतती हैं, वो मिस वर्ल्ड की जो कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और भारत में ही 2013 से एक और प्रतियोगिता होनी शुरू हुई है, मिस डिवा, ठीक है, DIVA, मिस डिवा। तो जो भी मिस डिवा का प्रतियोगिता जीतती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में। तो मिस वर्ल्ड बनने के लिए मिस इंडिया पार्टिसिपेट करती हैं, और मिस यूनिवर्स बनने के लिए जो मिस डिवा हैं वो जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। फिर तीसरी न्यूज़ है ANPR, ये टोल चार्ज से संबंधित है। अच्छा, ANPR क्या है? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। और ये टोल चार्ज से संबंधित है। जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, जब तक ये फास्ट टैग नहीं आया था, तो उससे पहले जब सड़कों से सफ़र, एक्सप्रेस वे से सफ़र करते थे तो टोल देना पड़ता था। अच्छा, टोल टैक्स नहीं कहते उसे, टोल चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो टोल चार्ज देना पड़ता था, तो उसमें हम जाते थे, उन्हें पैसे देते थे, खुले पैसों की दिक्कत होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए फास्ट टैग लाया गया। तो फास्ट टैग ने क्या किया है, जो पहले हम कैश देकर टोल चार्ज दिया करते थे उसमें एवरेज 8 मिनट लगती थी, फास्ट टैग ने उस 8 मिनट के समय को कम करके ला दिया है 47 सेकंड। तो आज के टाइम एवरेज 47 सेकंड लगती हैं टोल देने के लिए। लेकिन अब इस 47 सेकंड को भी कम लाया जा रहा है, ठीक है, और इसे घटा के लाया जाएगा 5 सेकंड, कि 5 सेकंड में ही टोल चार्ज हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे 5 सेकंड में कैसे हो सकता है? 5 सेकंड को करने के लिए जो टोल बूथ हैं उन्हें हटाना पड़ेगा, और सिंपल, अगर टोल बूथ हटा दिए जाएंगे तो चार्ज कैसे वसूला जाएगा? तो इसीलिए है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट हैं उन्हीं के द्वारा टोल चार्ज कट जाएगा। तो 5 सेकंड में ही, जो आजकल फास्ट टैग में भी 47 सेकंड लगते हैं, तो ये समय घटकर केवल 5 सेकंड रह जाएगा, और अब टोल देने के लिए लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट न्यूज़, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम। देखिए, स्टार्टअप्स क्या होता है? कोई भी व्यक्ति किसी नए क्षेत्र में कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो उसे स्टार्टअप कहा जाता है। और सिंपल है, अगर कोई भी व्यक्ति नई कंपनी स्टार्ट करेगा तो उसके लिए वित्तीय मदद, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है। और फाइनेंशियल हेल्प कौन करेंगे? या तो बैंक करेंगे या कोई और संस्था करेगी, ठीक है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो यहाँ पर अपने राज्यों में जो भी स्टार्टअप को बढ़ावा देती हैं, मतलब जो राज्य सरकारें अपने राज्यों में स्टार्टअप को बढ़ावा देती हैं, तो उन्हें सम्मानित किया जाता है, ठीक। तो 2022 के लिए 2 राज्यों को सम्मानित किया गया है, एक तो गुजरात को और एक कर्नाटक को। तो इन दोनों राज्यों ने अपने राज्यों में क्या किया है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है कि वहां पर स्टार्टअप्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। अच्छा, स्टार्टअप से संबंधित और क्या न्यूज़ है? जो भी स्टार्टअप $1 बिलियन के आंकड़े को, मतलब उस कंपनी की, उस स्टार्टअप की टोटल वैल्यू जो है, टोटल वर्थ जो है, वो $1 बिलियन हो चुकी है, तो उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। सही है, हम लिख देते हैं इसे कहा जाता है फिर यूनिकॉर्न, उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो भारत में 100 स्टार्टअप्स जो हैं वो यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। वैसे स्टार्टअप तो बहुत बनते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न तो कोई कोई ही बन पाते हैं। तो 100 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो यहां पर आपको जो 100वें नंबर का यूनिकॉर्न है, इसका नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है ओपन, OPEN, ओपन। तो भारत में 100वां यूनिकॉर्न बनने वाला जो स्टार्टअप है वो है ओपन। अच्छा, आप कमेंट में ये बताइएगा कि भारत का जो पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप था उसका नाम क्या था। सही है, तो यूनिकॉर्न का मतलब सिंपल फिर से, कि जो भी $1 बिलियन के आंकड़े को छू जाता है स्टार्टअप, उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। और हाँ, यहाँ से एक और न्यूज़ है, जितने भी भारत में यूनिकॉर्न्स हैं तो इसमें केवल एक यूनिकॉर्न ऐसा है जो स्पोर्ट्स से संबंधित है। IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग, ठीक। तो चेन्नई सुपर किंग जो है वो एक यूनिकॉर्न बन चुकी है, उसकी स्टार्टअप, और ये ऐसा करने वाली भारत की एकमात्र स्पोर्ट्स से संबंधित संस्था है, ठीक। तो नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं, डूरंड कप 2022। अच्छा, बेसिक न्यूज़ तो यही होती है, या बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड खेल संबंधित है फुटबॉल से, तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, और इसकी
स्थापना या ये कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी 1888 1888 में। और इस बार का जो इसका 2022 का फाइनल खेला गया, ये खेला गया कोलकाता में, और ये खेला गया बेंगलोर एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी। एफसी मतलब फुटबॉल क्लब। तो यहां पर फाइनल में बेंगलोर ने मुंबई को हरा दिया है और डूरंड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। सही है। तो एक तो ये न्यूज़ हो गई है, प्लस यहां से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डूरंड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है। तो डूरंड कप सबसे ज़्यादा बार जीता है, एक तो फुटबॉल क्लब है मोहन बागान, और एक दूसरा फुटबॉल क्लब है ईस्ट बंगाल। तो ये दो फुटबॉल क्लब हैं जिन्होंने डूरंड कप सबसे ज़्यादा बार जीता है। वैसे 16 बार जीता हुआ है, 16 टाइम्स, लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये ही कि सबसे ज़्यादा बार जीता है मोहन बागान ने और ईस्ट बंगाल ने। तो डूरंड कप 2022 ये न्यूज़ हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़, अल्लूरी सीताराम राजू जी, ये संबंधित हैं रंपा विद्रोह से, और रंपा विद्रोह हुआ था 1922 में। ठीक, अच्छा, अब इसे हिस्ट्री में कैसे जोड़ेंगे कि अगर क्वेश्चन आए कि रंपा विद्रोह कब हुआ था या रंपा विद्रोह कहां हुआ था, तो तुरंत हमारा दिमाग जाएगा कि अच्छा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 1922 और अब चल रहा है 2022, पूरे 100 साल हो चुके हैं, शताब्दी वर्ष 100 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये न्यूज़ में। तो अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाएगा जैसे। ठीक है, तो रंपा विद्रोह से जुड़े हुए हैं अल्लूरी सीताराम राजू जी। अच्छा, आपने मूवी देखी होगी RRR। तो RRR में रामचरण जी ने जिनका किरदार निभाया था वो यही थे, अल्लूरी सीताराम राजू जी। तो इसलिए ये न्यूज़, अच्छा इसलिए ये न्यूज़ में, RRR की वजह से न्यूज़ में नहीं है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनकी 30 फुट ऊंची कांसे की एक प्रतिमा बनाई गई है आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो इनकी 30 फुट ऊंची ब्रॉन्ज मेडल का एक स्टैचू बनाया गया है आंध्र प्रदेश में, और ये संबंधित है रंपा विद्रोह से, जिसे 1922 में हुआ था और अब 2022 में पूरे 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अल्लूरी सीताराम राजू जी। नेक्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट स्वच्छ जल प्रदेश, मतलब भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो टोटल कितने हो गए? 36। तो 36 में जो पहला स्वच्छ जल प्रदेश का दर्जा मिला है वो मिला है अंडमान एंड निकोबार को। अच्छा, पहली बात तो यह है, स्वच्छ जल प्रदेश का दर्जा मिलता कैसे है? होता क्या है कि अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी में अगर वो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, सही है, खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, प्लस वहां पर हर घर में पीने के लिए पानी पहुंचाया जा चुका है, खुले में शौच से मुक्त, प्लस हर घर में पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था हो चुकी है, तो उसे दर्जा दिया जाता है स्वच्छ जल प्रदेश का। और ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाला जो पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से बना है वो बना है अंडमान एंड निकोबार। तो ये इसलिए न्यूज़ में है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं राजा कुमार। ठीक, अच्छा, ये राजा कुमार भारत से नहीं है, ये हैं सिंगापुर के। तो FATF के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो राजा कुमार जी बने हैं। तो अच्छा, FATF से संबंधित न्यूज़ क्या है? FATF की स्थापना हुई थी 1989 में, और ये क्या करता है? ये एक ऐसी संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाती है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि जब किसी देश में बहुत बड़े लेवल पर ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट हो रही होती है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से ब्लैक मनी वाइट में बदली जाती है। तो ये ऐसा ना हो, तो इसलिए FATF होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और शब्द जुड़ जाता है, आतंकवाद, टेररिज्म, आतंकवाद और जुड़ जाता है। कैसे? जब बहुत सारी ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट होगी तो हो सकता है कि वो ब्लैक मनी आतंकवादियों के पास पहुंच जाए, और आतंकवादियों के पास पहुंचेगी तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो FATF को सन 2001 से इन्हें एक और काम सौंप दिया गया कि आप ये भी चेक करिए कि कोई देश या किसी देश की कोई संस्था, ठीक, वो टेररिज्म को फाइनेंसिंग तो नहीं कर रही है, टेरर फाइनेंसिंग मतलब आतंकवादियों को वित्तीय सहायता तो नहीं दे रही है। तो 2001 से इन्हें एक और काम मिल गया। तो अब इन्होंने क्या किया, लिस्ट बनानी अलग अलग शुरू कर दी। जैसे अगर इन्हें ये लगता है
कि किसी देश की सरकारें, गवर्नमेंट ही आतंकवाद को फाइनेंस, पैसा दे रही हैं, वित्तीय सहायता कर रही हैं, तो ये ऐसे देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। तो आज के टाइम पे ब्लैक लिस्ट में दो देश आते हैं, एक तो उत्तर कोरिया, वो किम जोंग उन वाला उत्तर कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया, और दूसरा देश आता है ईरान। तो ये दो ऐसे देश हैं जो ब्लैक लिस्ट की सूची में। अब खुद सोचिए, इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो क्या वो आतंकवाद को हेल्प करना बंद कर देंगे? वो नहीं करेंगे, लेकिन इनकी ब्लैक लिस्ट उनकी अर्थव्यवस्था को खत्म कर देगी, उनकी जीडीपी को बिल्कुल बर्बाद कर देगी। कैसे? अगर किसी प्राइवेट कंपनी, किसी एमएनसी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन्हें पता चले कि जी इन देशों में इन देश की सरकारें ही आतंकवादियों की हेल्प करती हैं, तो वो कभी उस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और कोई भी देश बिना विदेशी इन्वेस्टमेंट के ग्रो कर ही नहीं सकता। जैसे हम कहते हैं कि जी अमेरिका को इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है। आप 2021-22 का डेटा उठा के देखेंगे तो ये देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अमेरिका में ही हुआ है। तो बिना विदेशी निवेश, बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। तो ये उस देश की अर्थव्यवस्था की पूरी कमर तोड़ देते हैं, ये ब्लैक लिस्ट जो होती है। ठीक है, तो फिर इनकी दूसरी लिस्ट निकलती है ग्रे लिस्ट। अब ये ग्रे लिस्ट क्या होती है? अगर किसी देश में कुछ संस्थाएं हैं वो आतंकवादियों की हेल्प कर रही हैं, जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता है। तो पाकिस्तान में कुछ संस्थाएं हैं वो आतंकवादियों की हेल्प करती हैं, तो ये एफएटीएफ क्या करता है, उन देशों को ग्रे लिस्ट में डाल देता है और ये कहता है उन देश की सरकारों से कि जी आपकी संस्थाएं हैं वो आतंकवादियों की हेल्प कर रही है, तो आप इन संस्थाओं पर या तो रोक लगाओ और ठीक है, या उन्हें बैन करो, कुछ भी करो, लेकिन ये करने से रोको। तो सरकारें करती रहती हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश के बारे में सबको पता है वो कुछ नहीं करता है। और मोस्टली टेरर के मामले, वो केवल टेरर को फाइनेंस ही करते हैं। सही है, तो ये क्या करते हैं, उन सरकारों को कुछ टाइम देते हैं कि आप करिए, अपनी संस्थाओं को बैन करिए जो आतंकवादियों की हेल्प करती है। और अगर वो ऐसा नहीं करती और एफएटीएफ को लग जाता है कि जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ग्रे लिस्ट में से उठा के उन देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान काफ़ी लंबे समय से ग्रे लिस्ट में है। ये काफ़ी बार एफएटीएफ को बताता है कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन एफएटीएफ वाले पागल नहीं है ना। भारत भी एफएटीएफ का मेंबर है, पागल नहीं है। हम सबको पता होता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चलिए ये अलग न्यूज़ है, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। तो ये है आज की न्यूज़ और कोशिशें यही रहेंगी कि जैसे हमने आज की क्लास पढ़ी है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ इससे जो रिलेटेड टॉपिक है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री हो, सबको ऐसे ही लिंक करके पढ़ें तो करंट अफेयर्स ही भी हो जाएगी। और साथ में ही जो आपका सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज़ वाला जो चैप्टर है वो भी लिंक करके दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पहली क्लास है और रेगुलर आपको करंट अफेयर्स की ऐसी क्लास मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।